ओके। हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली आर्किटेक्चर की जो ऊपर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, उसका ये सेकेंड पार्ट वीडियो लेक्चर है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर कर लिया था, जैसे कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो प्रोसेसर का काम ही होता है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है तो वो पहले इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से फेच करके लाता है। ठीक है। तो वो जब इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है तो उसके लिए उसको चाहिए होता है एड्रेस। वो इंस्ट्रक्शन को जब मेमोरी लोकेशन से वो लेके आएगा, उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लोकेशन कहाँ पे है, वो इंस्ट्रक्शन कौन से मेमोरी लोकेशन में है, वो इंस्ट्रक्शन कौन से मेमोरी लोकेशन में, वो डाटा किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ही है जो कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कैरी कर रहा है। तो जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो दूसरे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बेसिकली किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। तो वही इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के पास है, और वो प्रोग्राम काउंटर से क्या करेगा, म्यूपी बोलेगा कि ये जो एड्रेस है वो तुम हमारा जो 16 बस है, 16 बिट का बस है उसमें डाल दो, मतलब उसमें रिलीज कर दो। तो जैसे ही पीसी के पास जो एड्रेस था वो बस 16 एड्रेस बस से होते हुए मेमोरी में जाएगा, तो मेमोरी में से वो एड्रेस लोकेशन क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम काउंटर के पास 16 बिट का एड्रेस था, इंस्ट्रक्शन कौन से लोकेशन में है वो वाला एड्रेस किसके पास है, हमारा प्रोग्राम काउंटर। वो क्या करेगा ना, रिलीज कर देगा, मेरा जो 16 लाइन का हमारा एड्रेस बस है उसमें रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद म्यूपी क्या चाह रहा है, वो वाला एड्रेस लोकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको वो रीड करना चाह रहा है। तो इसीलिए म्यूपी क्या करेगा ना, मेमोरी को ये बताएगा कि मुझे ये वाला लोकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मुझे रीड करना है। तो बाय द हेल्प ऑफ रीड सिग्नल वो मेमोरी को बता देगा कि मुझे इस लोकेशन में जो भी कंटेंट है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मुझे रीड करना है। जैसे ही मेमोरी को ये रीड सिग्नल मिल जाएगा, और पहले से मेरा मेमोरी लोकेशन सिलेक्टेड हो गया था, तो वो वाला मेमोरी लोकेशन जो कि मेरा ये पीसी कंटेन कर रहा था वो सिलेक्टेड था, और अभी ये रीड सिग्नल में मिल गया। जैसे ही मिल जाएगा रीड सिग्नल तो क्या होगा, मेमोरी में उस लोकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसको आना पड़ेगा म्यूपी के पास, है कि नहीं। मतलब वो मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन रहेगा लेकिन बस कॉपी होके वो जाएगा मेमोरी के पास, माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो ये करने के लिए क्या होगा ना, जो इंस्ट्रक्शन है वो डाटा बस पकड़ते हुए 8 बिट का, जो कि ये वाला D0 to D7, यही हमारा एड्रेस, ये जो 8 पिन है ये एड्रेस बस भी काम करते हैं और डाटा बस के हिसाब से भी काम करते हैं, मल्टीप्लेक्स्ड हुए हैं। ठीक है। तो जब ये एड्रेस आ रहा था तो अभी 8 बिट का जो लोअर एड्रेस था वो यहाँ से आया था, और जो हायर 8 बिट का एड्रेस था वो यहाँ से आया था। ठीक है। लेकिन जब वो इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट हो गया, उसको मूव करना था बाय द हेल्प ऑफ डाटा बस, तभी यही 8 पिन जो है वो डाटा बस के हिसाब से बिहेव करेंगे। तो D0 to D7 इसमें ही मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो जाएगा। किसके पास जाना है, मुझे पता है कि इंस्ट्रक्शन जाके मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा म्यूपी के अंदर। तो ये वाला बस पकड़ते हुए इंस्ट्रक्शन जो है वो आ जाएगा मेरा 8 बिट इंटरनल डाटा बस में, और ऐसे होते हुए वो इंस्ट्रक्शन जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन एक बार इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आने के बाद क्या होता है, वो डिकोड होता है, और डिकोड होने के बाद वही इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करने के लिए हम टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को दे देते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है। ओके। अभी मैं सपोज चाहता हूं कि 8 बी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। सपोज 8 बी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना मैं चाहता हूं। जब ये 8 बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होएगा, बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ए प्लस बी ऑपरेशन करना है। मतलब एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट होगा, एक्यूमुलेटर इज 8 बिट रजिस्टर, उसमें जो कंटेंट होगा और बी रजिस्टर में जो कंटेंट होगा वो दोनों को ऐड करना है, और जो रिजल्ट होगा उसको लेके फिर से क्या कर देना है, उस रिजल्ट को लेके एक्यूमुलेटर में डाल देना है। ठीक है। एक्यूमुलेटर को अपडेट कर देना है। तो ये ऐसे मेरा ऑपरेशन होगा, ऐड बी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होएगा। तो ये ऐड बी इंस्ट्रक्शन जब मेरा एक करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जैसे मेरा ऐड बी इंस्ट्रक्शन आएगा तो इस ऐड बी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होगा वो किसके पास होगा, ऑब्वियसली पीसी के पास होगा। तो वो पीसी क्या करेगा, वो लोकेशन का जो एड्रेस है वो एड्रेस बस में डाल देगा। तो ये एड्रेस बस में 16 बिट का एड्रेस डाल दिया जाएगा। उसके बाद मेमोरी क्या करेगा, मतलब उसके बाद म्यूपी क्या करेगा, रीड सिग्नल देगा। तो क्या होगा कि मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन जो है लोकेशन में, मतलब पीसी के पास क्या होगा,
इस एड बी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, और यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर एक रीड सिग्नल भी दे दिया होगा। तो जैसे ये दोनों हो जाएगा तो मेमोरी से क्या होगा, एड बी इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड होते हुए आएगा यूपी के अंदर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। क्या एड बी लिखा होगा यहाँ पे? नहीं, एड बी का एक बाइनरी पैटर्न होगा जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। ठीक है, उसको जब डिकोड किया जाएगा तभी यूपी को पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। तो डिकोड होते ही वो क्या करेगा, डिकोड करने के बाद उसको पता चल जाएगा कि मुझे ऐड बी करना है, मतलब ए रजिस्टर में जो कंटेंट है और बी रजिस्टर में जो कंटेंट है दोनों को ऐड करना है। जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से लेके मुझे एक्यूमुलेटर में पुट कर देना है। ए रजिस्टर मतलब एक्यूमुलेटर को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये इसको एग्जीक्यूट यूनिट को आएगा, मतलब ये डिकोड होने के बाद एग्जीक्यूट यूनिट को दिया जाएगा, तो एग्जीक्यूट यूनिट जो है मतलब मेरा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करने का पूरा काम यही देखेगा। तो ये कैसे करेगा, ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर को बोलेगा कि तुम्हारे पास जो डाटा है वो तुम रिलीज कर दो, और यहाँ से ये सिग्नल एक भेजेगा एक्यूमुलेटर को कि तुमको अपना कंटेंट रिलीज करना है। तो एक्यूमुलेटर अपना 8 बिट कंटेंट रिलीज करेगा। ये फिर क्या करेगा, बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्ट लॉजिक ये बी रजिस्टर को सिलेक्ट करेगा, और उसमें जो भी कंटेंट होगा उसको ये वाला जो बस है 8 बिट इंटरनल बस उसमें से होते हुए बोलेगा आने के लिए। ठीक है, तो 8 बिट इंफॉर्मेशन जो बी रजिस्टर में था अभी मेरा 8 बिट इंटरनल बस में होगा। तभी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट टेम्पररी रजिस्टर को बोलेगा देखो 8 बिट का एक डाटा है जो कि अभी मेरा 8 बिट लाइन में होगा, 8 बिट इंटरनल डाटा बस में होगा, उसको तुमको स्टोर करना है। तो ये टेम्पररी रजिस्टर को भी एक सिग्नल देगा। तो टेम्पररी रजिस्टर खुद में क्या करेगा, बी रजिस्टर का जो कंटेंट जो कि मेरा 8 बिट इंटरनल डाटा बस में था उसको खुद में स्टोर कर लेगा। अभी ये दोनों होने के बाद फिर से टेम्पररी रजिस्टर को बोलेगा कि ठीक है तुम एक काम करो उसको रिलीज कर दो। तो ये जैसे रिलीज करेगा यहाँ से वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर से डाटा यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एएलयू को बोलेगा देखो तुम्हारे पास दो दो ऑपरेंड आए होंगे, दोनों को मिलाओ और उनका रिजल्ट निकालो, उनको ऐड करना है। तो ये एएलयू को भी एक सिग्नल देगा कि बोलेगा तुमको एडिशन ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो एएलयू को जैसे ही ये बोल देगा कि तुमको एडिशन ऑपरेशन करना है, तुमको जो भी दो ऑपरेंड्स मिले हैं उनको एडिशन ऑपरेशन करना है, एएलयू क्या करेगा, दोनों को मिलाएगा, दोनों का जो रिजल्ट आएगा फिर क्या करेगा, उस रिजल्ट को वो 8 बिट इंटरनल डाटा बस में छोड़ देगा। तो अभी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को पता है कि जो रिजल्ट है वो 8 बिट इंटरनल डाटा बस में है। तो वो क्या करेगा, फिर से एक्यूमुलेटर को एक सिग्नल भेजेगा, बोलेगा कि देखो 8 बिट का एक डाटा है जो कि रिजल्ट है, एएलयू ने अभी अभी उसको जोड़ के निकाला है, तुमको क्या करना है वो डाटा को अपने में स्टोर कर देना है। तो एएलयू क्या करेगा, वो जो 8 बिट का रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को अपने में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक्यूमुलेटर में वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरा जो एग्जीक्यूशन का काम हो रहा होगा साइमल्टेनियसली मतलब साइड बाय साइड, ये क्या करेगा ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको भी एक सिग्नल भेजेगा कि देखो तुमको क्या करना है, पीसी को अपडेट करना है, पीसी को इंक्रीमेंट करना है, पीसी में जो भी कंटेंट होगा उसमें एक ऐड कर दो, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसको फिर से पीसी में डाल दो, पीसी को अपडेट कर दो। तो इससे क्या होगा कि जब पहला मतलब एडमी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था साइमल्टेनियसली पीसी के पास क्या आ जा रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जा रहा है। तो ऐसे करके जब ये एडमी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये मेरा एडमी इंस्ट्रक्शन जो होता है यूपी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, समझ में आ गया कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, एड भी इंस्ट्रक्शन लिखा है तो ऐसे एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर तुम्हारा सब बी लिखा होता, सब बी लिखा होता तो ये कैसे काम करता है, ए माइनस बी निकालता। हमेशा याद रखो कि जो पहला ऑपरेंड होगा वो हमेशा एक्यूमुलेटर से आएगा, और जो सेकंड ऑपरेंड होगा वो कोई भी रजिस्टर से आया होगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव रिटन इन द कोड। ओके, अगर यहाँ पे बी लिखे हो तो बी रजिस्टर से वो ऑपरेंड आएगा सेकंड ऑपरेंड, अगर सी लिखे होते तो सी रजिस्टर से आता वो कंटेंट। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है कि सब बी अगर ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो बेसिकली रिजल्ट जो होगा वो बेसिकली ए माइनस बी होगा, और ये रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ होगा, जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ होगा। ए रजिस्टर का कंटेंट बी रजिस्टर का कंटेंट दोनों में डिफरेंस निकाला जाएगा, और जो रिजल्ट होगा दैट इज अपडेटेड इन द एक्यूमुलेटर। ओके, अगर यहाँ पे बी नहीं लिख के मैं सी लिखता तो यहाँ पे सी आता। ठीक है, सब सी लिखा होता तो तुमको समझना है कि मुझे यहाँ पे ए माइनस सी ऑपरेशन हो रहा है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट और सी रजिस्टर का कंटेंट दोनों में डिफरेंस निकाला जा रहा है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो फिर से एक्यूमुलेटर में दे दिया जा रहा है। ठीक है,
तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बेसिकली ब्रेन होता है मेरा पूरा माइक्रो प्रोसेसर का। यही बताता है कि किसको क्या काम करना है, सो दैट पूरा इंस्ट्रक्शन जो है उसका एग्जीक्यूशन का काम कंप्लीट होगा। देखो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, लेकिन ये सबको बताता है कि क्या क्या काम कब करना है, सो दैट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लाइक जब मैंने ऐड भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया था तो यही तो बता रहा था ना, एलियो को तुमको अभी ऐड करना है, ये एक्यूमुलेटर को बोल रहा था कि तुमको डाटा अभी रिलीज करना है, टेम्पोररी रजिस्टर को बोल रहा था तुमको अभी डाटा रिलीज करना है। तो ये अगर नहीं होता तो एलियो को पता ही नहीं चलता कि कब उसको ऐड करना है। ठीक है, तो यही है जो कि मतलब सिग्नल सेंड करता है कि किसको क्या काम करना है। अगर जिसको जो भी काम करना है वो ठीक से कर ले, पूरा इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रेन होता है माइक्रो प्रोसेसर का। लाइक अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, अभी मेरा जो हाथ है इस डस्टर को पकड़ा है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए किसने बोला होगा? ये ब्रेन ने इसको पकड़ के रखने के लिए बोला होगा। अगर ब्रेन बोल दे कि इसको छोड़ना है तो ये छोड़ ही देगा। ठीक है, तो काम बेसिकली कौन कर रहा है? हाथ कर रहा है, लेकिन उसको बोला किसने काम करने के लिए? मेरा ब्रेन ने बोला है। तो यहाँ पे ब्रेन जो है वो सिग्नल दे रहा है काम करने के लिए, तभी जाके मेरा हाथ जो है वो काम कर रहा है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर लो कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो होता है वो ब्रेन होता है। कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए यही जो होता है वो सिग्नल देता है, तभी जाके जिसको जो काम करना होता है वो करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी चल रहा हूँ तो बेसिकली मेरा ब्रेन जो है वो मेरे पैर को सिग्नल दे रहा है कि मुझे चलना है अभी। ठीक है, अगर मेरा ब्रेन ये सिग्नल ना दे कि तुमको नहीं चलना है तो मेरा पैर भी नहीं मूव करेगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी काम कर रहे हैं उन सारे को काम करने के लिए बेसिकली कौन बोल रहा है? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बाय गिविंग सम कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, यही कुछ सिग्नल्स होगा जो कि जनरेट करके देगा, और ये टाइमिंग सिग्नल भी देगा। देखो ऐसा नहीं कि एएलयू अपना एडिशन काम नहीं किया होगा और तुम एक्यूमुलेटर को बोल दो कि रिजल्ट शो कर दो। समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में तुमको काम कराना है, तो टाइमिंग में मैटर कर रहा है, कौन पहले काम करेगा कौन लास्ट में काम करेगा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते टाइम। तो यहाँ पे इसीलिए टाइमिंग एंड कंट्रोल की दोनों की जरूरत होता है, जो कि एक सेपरेट यूनिट के हिसाब से रखा जाता है, इसको बोलते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो यही होता है जो कि किसको क्या काम करना है, सो दैट इंस्ट्रक्शन जो है ठीक से एग्जीक्यूट हो जाए। उसके लिए जो सिग्नल चाहिए होगा वो यही जनरेट करके भेजता है कि ये जब सिग्नल देगा वो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट तभी जाके काम करेगा। ठीक है, इसमें कंट्रोल सिग्नल आता है, स्टाटस सिग्नल आता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सिग्नल्स आते हैं, रेडी सिग्नल्स, क्लॉक आउट सिग्नल, x1 x2 सिग्नल। तो इनके बारे में जब हम पिन डायग्राम डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस पार्ट का तो काम हो गया। अच्छा, डायरेक्शंस के बारे में बता दिए थे कि एक्यूमुलेटर में हम वैल्यू डाल भी सकते हैं, उसको हम ले भी सकते हैं, तो इसलिए इसमें बाई डायरेक्शनल दिखाया गया है। ये हमारा रजिस्टर होता है, प्रोग्रामर के लिए ये रजिस्टर होता है, तो इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली बी सी डी ई एच एल, ये जो 6 रजिस्टर्स होते हैं इनमें भी हम रीड राइट बोथ कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो WZ रजिस्टर होते हैं 16 बिट का ये टेम्पोररी रजिस्टर पेयर होता है, that is not available to the programmer, that is actually used by the microprocessor itself। माइक्रोप्रोसेसर खुद अपने काम के लिए, अपने पर्पज के लिए खुद यूज करता है ये दोनों रजिस्टर्स के। इनके वैल्यूज को हम रीड नहीं कर पाएंगे कि राइट भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो WZ रजिस्टर को छोड़ के बाकी जो B C D E H L ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये हमारे रीड्स भी हो सकते हैं, राइट्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे बात करो PC एंड SP, ये दोनों भी रजिस्टर होते हैं, लेकिन ये स्पेशल रजिस्टर होते हैं 16 बिट के। ओके, तो प्रोग्राम काउंटर के बारे में तो बोल दिया कि ये जो है कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बेसिकली PC के पास होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शन आता है मेमोरी से फेच होके, तो वो जाके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे आके आया मेमोरी से आया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में गए, उसके बाद उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इनके बारे में तो अच्छे से डिस्कस हो गया है। ठीक है, और फ्लैग्स के बारे में बता गया था कि फ्लैग्स में क्या आता है ना, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तो जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, लेकिन जो रिजल्ट का स्टेटस होता है वो बेसिकली फ्लैग में रिफ्लेक्ट होता है। रिजल्ट का स्टेटस इन द सेंस कि रिजल्ट जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ 1 है कि ऑड नंबर ऑफ 1 है, रिजल्ट जो आया है उसमें कैरी हुआ था कि नहीं हुआ था।
ठीक है, जब हम एडिशन ऑपरेशन कर रहे थे तो कैरी हुआ था कि नहीं था, तो ये जो सारा डाटा है वो बेसिकली फ्लैग्स के पास होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085। वो भी एक इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, डिप्लोमा लेवल में भी आता है और इंजीनियरिंग लेवल में भी आता है। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ आगे। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर में बेसिकली एलयू ही है जो कि फ्लैग रजिस्टर को चेंज कर पाता है, और एलयू चाहे तो फ्लैग कंटेंट को खुद यूज भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है, लेकिन फ्लैग्स को हम नहीं चेंज कर पाएंगे, इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। 8 बिट इंटरनल डाटा बस से हम कुछ डाटा लेके फ्लैग्स में नहीं स्टोर कर पाएंगे, वो एक्सेस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। तो इन सब के बारे में भी अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास दो पिंस होते हैं। एक होता है सीरियल इनपुट डाटा और एक होता है सीरियल आउटपुट डाटा। जो डाटा होता है वो सीरियली एक बाय एक आ सकता है या तो जा भी सकता है। एक एक करके इंफॉर्मेशन एक एक बिट के फॉर्म में सीरियली डाटा एंटर कर सकता है, या तो एक एक बिट करके डाटा म्यूपी से बाहर भी जा भी सकता है। तो इसीलिए दो डेडिकेटेड पिन होते हैं, एसआईडी एंड एसओडी पिन। इनके इनके ऊपर हम डिटेल में जब हम पिन डायग्राम डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। इंटरप्ट्स, अच्छा इंटरप्ट्स के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। यहाँ पे हमारे 5 टाइप्स के डिफरेंट हार्डवेयर इंटरप्ट्स होंगे, जिनके बारे में हम डिटेल वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। तो अभी के लिए खाली ये यूनिट के बारे में जान लो कि एक इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट होता है जिनमें कुछ इंटरप्ट सिग्नल्स आते हैं म्यूपी के अंदर, अंदर भी आ सकते हैं बाहर भी जा सकते हैं। वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जब हम इंटरप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। ये तो मैंने बता दिया था कि एड्रेस बफर कुछ नहीं होता है। जो एड्रेस होता है वो बस एक ब्लॉक से होते हुए पास हो जाता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आता है, ब्लॉक से होते हुए बाहर जाता है। तो A15 टू A18, A8 टू A15 ये हो गया मेरे 8 बिट का एड्रेस, और यहाँ पे A0 टू A7 टोटल 18 एड्रेस लाइंस होते हैं, जो कि मेरा मेमोरी का एक लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं जिस लोकेशन में मेरा इंस्ट्रक्शन होता है। वो सिलेक्ट होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन जब म्यूपी के अंदर आता है तो वो बेसिकली यही 8 लाइन को फिर से यूज करता है। तो यही जो लाइंस होते हैं वहां से हमारा D0 टू D7 बिट्स भी पास होता है, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा लाइन बोला जाता है, AD0 टू AD7। तो D0 टू D7 जब जा रहा होगा वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन ही होगा 8 बिट का, जो कि यहाँ से होते हुए जाएगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये नहीं डिस्कस किया है व्हाट इज स्टैक पॉइंटर, इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे व्हाट इज स्टैक पॉइंटर। ओके, तो स्टैक को समझते हैं क्या होता है। देखो, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में जो रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पज रजिस्टर्स बहुत ही कम है, सिर्फ 7 नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर्स आर देयर टू स्टोर डाटा। ये तभी काम आते हैं जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं, लाइक ऐड 2 नंबर। अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो एक नंबर को तो तुम जानते हो कंपलसरीली एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है, और दूसरे नंबर को कहाँ पे स्टोर करना है, कोई भी रजिस्टर यहाँ से BCDEHL इनमें से कोई भी रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि मैं एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ वैल्यू यूज हो रहा है, उनको भी स्टोर करना पड़ेगा कोई लोकेशन में। तब क्या करें, तब हमारा म्यूपी के अंदर तो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो जितने भी वैल्यूज होंगे थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ डाटा होंगे, 8 बिट के थाउजेंड्स नंबर ऑफ डाटा है। ठीक है, तो उनको स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, मेमोरी को यूज कर सकते हैं। मेमोरी में हम उस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 1000 डाटा को स्टोर करना है, ईच डाटा 8 बिट का है, तो क्या मैं रेंडमली स्टोर करूं सारे डाटा को, कोई भी मेमोरी लोकेशन में लेके कोई भी डाटा को रख दूं? ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम होएगा कि मुझे हर लोकेशन का एड्रेस पता होना चाहिए, कौन से लोकेशन में मैंने कौन से डाटा को रखा है। तो इससे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा।
अगर मैं भूल गया तो मेरा प्रोग्राम ही गलत हो जाएगा, मुझे बहुत सारा दिक्कत होगा प्रोग्राम रन करते टाइम, ठीक है कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं अगर 1000 डाटा को स्टोर करना चाहता हूँ तो एक चंक ऑफ मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट कर दूं जिनमें ये सारा जो 1000 डाटा है वो स्टोर हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर मेमोरी का ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करूं जिनमें मैं अगर डाटा को रख रहा हूं तो मुझे सारे लोकेशन का एड्रेस जानना नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट का एड्रेस अगर मुझे पता होगा तो मैं सारे अदर एलिमेंट्स का एड्रेस को ट्रेस कर सकता हूं, उनकी लोकेशन को ट्रेस कर सकता हूं, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहे हैं, ना कि रैंडम के फॉर्म में। रैंडमली डाटा स्टोर नहीं करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा को स्टोर कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा कि मुझे सारे एलिमेंट्स के मेमोरी लोकेशन तो याद करने को नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक या दो ही एलिमेंट्स होंगे जिनका एड्रेस अगर मुझे पता हो तो मैं सारे एलिमेंट्स के एड्रेस को ट्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे एक कॉन्सेप्ट आता है, स्टैक का कॉन्सेप्ट आता है। तो स्टैक यूज होता है यहाँ पे म्यूपी में। अगर तुमको बहुत सारे डाटा को स्टोर करना है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए एक प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें बहुत सारे डाटा को तुमको स्टोर करना हो रहा है, तो तुम मेमोरी में वो सारे डाटा को एक स्टैक के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। स्टैक यूज करके स्टोर कर सकते हो। तो स्टैक का कॉन्सेप्ट कैसे आया देखो। अच्छा, जब तुम कैंटीन में खाने जाते हो तो वो जो प्लेट्स होते हैं, कैंटीन में हो गया या तो कोई मैरिज सेरेमनी में जा रहे हो खाना खाने के लिए, तो वहां पे प्लेट्स होते हैं। तो प्लेट्स एक के ऊपर एक रखा जाता है कि नहीं, एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखा जाता है। तो इसमें मुझे बताओ ये जो सारे प्लेट्स होते हैं वो कौन से मैनर में रखे गए हैं, एक स्टैक के फॉर्म में रखे गए हैं कि नहीं। तो अगर मुझे कोई एक नया प्लेट डालना है इसमें तो बेसिकली कहाँ पे इस प्लेट को रखा जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे रखा जाएगा। और अगर कोई प्लेट मुझे रिमूव करना होगा तो बेसिकली कहाँ से रिमूव होगा, ऊपर से रिमूव होगा। तो एक स्टैक में बेसिकली सारा ऑपरेशन टॉप में ही हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई प्लेट को रखना चाह रहा हूं तो ऊपर में रख रहा हूं, अगर कोई प्लेट को मैं बाहर भी कर रहा हूं तो ऊपर का प्लेट को ही बाहर कर रहा हूं। तो जितना भी ऑपरेशन हो रहा है वो टॉप ऑफ द स्टैक में ही हो रहा है कि नहीं। तो ये स्टैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम बहुत सारे डाटास को स्टोर करते हैं मेमोरी लोकेशन में, तो हम रेंडमली स्टोर नहीं करके एक स्टैक में स्टोर करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमको सिर्फ खाली टॉप ऑफ द स्टैक का स्टैक में जो डाटा होगा वो जिस लोकेशन में होगा मुझे खाली वही लोकेशन को याद रखना है। अगर मुझे खाली वही लोकेशन याद होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे डाटा को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम रेंडम फॉर्म में डाटा को रख रहे हो, यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे कुछ डाटा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, जो डाटा जिस लोकेशन में है वो वाला लोकेशन मुझे याद रखना होगा। लेकिन अगर मैं एक स्टैक के फॉर्म में रखा हूँ डाटा को, या तो एलिमेंट्स को एक स्टैक फॉर्म में रखा हूँ, तो मुझे खाली टॉप ऑफ द स्टैक में जो एलिमेंट होगा उसका ही एड्रेस लोकेशन याद रखना पड़ेगा, बाकी सारे का नहीं भी रखा तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन सारे को ट्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि स्टैक का बेनिफिट यही होता है कि इनमें सारा ऑपरेशन जो होता है ऊपर में ही होता है। कोई नया एलिमेंट आ रहा है ऊपर में ऐड करना है, अगर कोई नया एलिमेंट को रिमूव करना है तो ऊपर से रिमूव करना है। बस एक अलग सा एग्जांपल देके तुमको समझाना चाहूंगा। अच्छा, इस पैक के अंदर 4 तो शटल है, ठीक है, 4 तो शटल है। मान लो कि इसके जो नीचे वाला हिस्सा ये फिक्स है, इसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे एक शटल को स्टोर करना है, मतलब इसके अंदर रखना है, तो ठीक है, मैंने इसके अंदर एक को रख दिया। तो अभी मेरा ये जो स्टैक है इसमें कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है कि नहीं। अगर मुझे कोई दूसरा एलिमेंट को इसके अंदर रखना होगा तो ये वाला न्यू एलिमेंट हुआ, इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी एक नया एलिमेंट को पुश किया तो अभी स्टैक में कितने एलिमेंट्स आ गए, 2 एलिमेंट आ गए। अब भाई जो नया कॉप या तो नया शटल को मेरा इसके अंदर रखा हूँ, ये बेसिकली ऊपर में ही ऐड हुआ है, ठीक है। अभी मैं अगर थर्ड शटल को इसके अंदर पुश करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं पुश वर्ड को यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टैक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नया एलिमेंट को अगर ऐड करते हो उसको हम बेसिकली पुश ऑपरेशन बोलते हैं, इसलिए मैं ये वर्ड पुश यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर मैं फिर से एक शटल को इसके अंदर रखता हूँ तो ये फिर से क्या हुआ, ये जो शटल है वो बेसिकली टॉप ऑफ द स्टैक में आके जाके स्टोर हुआ। ठीक है, ओके। सिमिलरली ये वाला को अगर मैं स्टोर करूं, ये भी टॉप ऑफ द स्टैक में ही स्टोर होगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया मेरा पुश ऑपरेशन। चार ठो थे। तो जो पहला वाला है, जो फर्स्ट है, मान लेते हैं ये कि 4005 लोकेशन में है। 4005 इज द मेमोरी लोकेशन, जिस लोकेशन में मैंने पहला एलिमेंट को स्टोर किया है। 4000 ये मेरा मेमोरी लोकेशन है 4005 लोकेशन में मैंने पहला शटल को स्टोर किया। ठीक है, तो जब ये दूसरा शटल में स्टोर करूंगा, दूसरा शटल को मैं पुश करूंगा, तो पुश करने से ये जाके कौन से लोकेशन में आएगा, 4004 लोकेशन में दूसरा शटल आके स्टोर होएगा। ठीक है, 4004 लोकेशन होगा कि नहीं। अगर मैं ऐसे से ऊपर जा रहा हूं तो बेसिकली मेरा जो एड्रेस लोकेशन होगा वो एक एक डिक्रीज करते जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। ऊपर से आएंगे तो इंक्रीज करता है, 1 2 3 4 5 6 7 मेमोरी लोकेशन। नीचे से जा रहे हैं तो यहाँ पे जब हमारा सेकेंड एलिमेंट आएगा या तो सेकेंड शटल आएगा, वो बेसिकली 4004 लोकेशन में रहेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, बेसिकली जो जो भी मेरा टॉप ऑफ द स्टैक होगा, टॉप ऑफ द स्टैक, जब मेरे पास एक ही शटल था, इसके अंदर एक ही शटल था। ठीक है, अभी इसके अंदर एक ही शटल है। ठीक है, तो वो कौन से लोकेशन में है, 4005 मेमोरी लोकेशन में है। ये वाला जो मेमोरी लोकेशन है वो म्यूपी को पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, म्यूपी के अंदर एक स्टैक पॉइंटर होता है। ये जो स्टैक पॉइंटर होता है उसमें क्या करते हैं, इस वाला जो एड्रेस है 4005 वो एसपी में डाल देते हैं। सो एसपी के पास कौन सा एड्रेस है, टॉप ऑफ द स्टैक में जो एलिमेंट है उसका एड्रेस मेरा एसपी के पास है। अभी मेरा स्टैक में कितना एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट जिस एड्रेस लोकेशन में है उसका एड्रेस मेरा एसपी कैरी करता है। ठीक है, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक जो एलिमेंट होगा, टॉप ऑफ द स्टैक में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट जो मेमोरी लोकेशन में होगा वो वाला मेमोरी लोकेशन बेसिकली एसपी कैरी करता है। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें एक दूसरा शटल को पुश कर रहा हूं, तो ये पुश ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ पे दूसरा शटल आ गया। तो अब मुझे बताओ एसपी के पास क्या होता है, टॉप ऑफ द स्टैक जो एलिमेंट होगा उसका मेमोरी लोकेशन। तो मतलब ये हुआ कि जो 4004 मेमोरी लोकेशन है वो एसपी के पास आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी जो अभी का जो करंट वैल्यू है दैट इज 4005, तो उससे एक माइनस कर दो, और उसके बाद मेरा एसपी का जो न्यू वैल्यू होगा दैट विल पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब एसपी कैरी करेगा एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब टॉप में जो एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस लोकेशन होगा उसको एसपी कैरी करेगा। तो इसका मतलब ये होगा जब भी मैं पुश ऑपरेशन कर रहा हूं तो मुझे एसपी का वैल्यू को 1 डिक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं अभी थर्ड कर्क को इसके अंदर पुश कर दूं तो यहाँ पे अभी थर्ड कर्क आ गया, थर्ड शटल जो है वो आ गया। तो अब मुझे बताओ इसका जो एड्रेस लोकेशन होगा वो क्या होगा, 4003 होगा। मतलब अभी एसपी के पास क्या स्टोर होना चाहिए, 4003। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, फिर से मैं क्या करूंगा, एसपी -1 कर दूंगा। जो एसपी का लेटेस्ट वैल्यू होगा उसमें से एक माइनस करो, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द करंट वैल्यू ऑफ एसपी। तो ऐसे करके एसपी का डिक्रीज करते जाएंगे, जब नया शटल को हम ऐड करते जाएंगे या तो नया एलिमेंट को हम ऐड करते जाएंगे। तो अभी अगर मैंने फोर्थ कर्व को इसके अंदर पुश किया तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, 4002 होगा लोकेशन टॉप ऑफ द स्टैक का। तो इस स्टैक में मेरा कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, और जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा वो ये वाला होगा, और उसमें ये वाला जो एलिमेंट है वो कौन से मेमोरी लोकेशन में है, 4002। तो मतलब एसपी शुड हैव 4002 लोकेशन। तो एसपी का वैल्यू को मैं फिर से क्या करूंगा, 1 माइनस करके एसपी में डाल दूंगा। तो ये एसपी अभी कितना वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, एसपी का वैल्यू कितना होगा, 4002। तो दीज आर पुश ऑपरेशन। अभी हम करना चाह रहे हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन इज लाइक रिमूविंग वन शटल फ्रॉम द पैक। ओके, अगर मैं एक एलिमेंट या तो एक शटल को रिमूव कर रहा हूं तो बेसिकली ये वाला अभी गायब हुआ। तो अब मुझे बताओ
अभी मेरा टॉप ऑफ द स्टैक में कौन है, टॉप ऑफ द स्टैक में ये है और इसका मेमोरी लोकेशन 4003 है, तो एसपी शुड हैव 4003, लेकिन एसपी का पहला वैल्यू क्या था 4002 था। जब यहाँ पे एक शटल था तो एसपी का वैल्यू कितना था 4002, तो इसका मतलब ये हुआ जब हम एक शटल को रिमूव कर रहे हैं एसपी में 1 ऐड हो जाना चाहिए, मतलब एसपी को इंक्रीज होना चाहिए या तो एसपी को इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो पॉप कर रहे हो या तो पुश कर रहे हो उस हिसाब से एसपी का वैल्यू इंक्रीज या तो डिक्रीज होता है। अगर यहाँ पे तुम पॉप ऑपरेशन कर रहे हो एसपी को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके वो टॉप ऑफ द स्टैक का जो एलिमेंट होगा उसको ही पॉइंट करेगा या तो उसका ही एड्रेस लोकेशन को कैरी करेगा। ठीक है, तो जैसे एक को रिमूव किए हमको क्या करना है, एक ऐड कर देना है एसपी के वैल्यू में, सो दैट एसपी विल पॉइंट 4003। अगर हम ये वाला को भी रिमूव कर दें, ये वाले को भी रिमूव कर दें, अगर ये वाला भी रिमूव हो गया तो अभी मेरा टॉप ऑफ द स्टैक कौन होगा, ये होगा, और एसपी के पास वो टॉप ऑफ द स्टैक वाला वैल्यू होना चाहिए, मतलब 4004। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 4003 जो प्रीवियसली था उसमें एक ऐड करके अपडेट कर देना है एसपी को। तो ऐसे काम करता है मेरा स्टैक, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था मेरा स्टैक का कॉन्सेप्ट, कैसे हम डाटा को एक स्टैक में स्टोर कर सकते हैं। तो मान लो कि ये मेरा मेमोरी है जिसमें मेरा प्रोग्राम स्टोर है, ये मेरा प्रोग्राम हो गया और यहाँ पे कुछ रैंडम डाटा भी है और यहाँ पे मेरा स्टैक है। तो ये स्टैक के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। अच्छा, प्रोग्राम में तुम जानते हो कि प्रोग्राम काउंटर कौन किसको कैरी करता है, प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज कैरी द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब जो प्रोग्राम काउंटर होगा वो हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस लोकेशन, वो वाला इंस्ट्रक्शन जिस एड्रेस लोकेशन में होता है वो डाटा बेसिकली प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। लेकिन स्टैक पॉइंटर के पास क्या होता है, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होगा वो जिस लोकेशन में होगा वो वाला डाटा मेरा स्टैक पॉइंटर में होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ रैंडम डाटा भी दिखाया है। देखो, डाटा को तुम रैंडम फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसमें डिफिकल्टी ये होता है कि तुमको एवरी लोकेशन में जो डाटा को स्टोर किए हो उस लोकेशन का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी जाके वो डाटा को तुम फिर से फ्यूचर में एक्सेस कर पाओगे। लेकिन अगर तुम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में डाटा को स्टोर किए हो लाइक इन अ स्टैक, तो बेनिफिट क्या होता है कि तुमको सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक का जो एलिमेंट है वो कौन से लोकेशन में है वो जानना चाहिए। अगर वो खाली तुम जानते हो तो तुम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को भी ट्रेस कर पाते हो। ये होता है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए स्टैक। ठीक है, ओके। तो स्टैक में अगर तुम रखना चाहते हो डाटा को, अच्छा स्टैक कौन से मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं 4000 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करूं, इनिशियलाइज करूं स्टैक को, तो कर सकते हो। तो अगर मैं स्टैक पॉइंटर को पहले इनिशियलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ 4000, मतलब 4000 एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन हम आगे पढ़ेंगे जब इंस्ट्रक्शन सेट्स डिस्कस करेंगे, तो मैं तबको तो उस टाइम तुम्हें मैं बताऊंगा कि वो कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है जिससे कि तुम स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, सो लेट तुमने इनिशियलाइज किया है स्टैक पॉइंटर को 4000 से, तो स्टैक पॉइंटर में कितना होगा 4000 होगा, और जो भी तुम इंफॉर्मेशन को 4000 लोकेशन में स्टोर किए हो वो वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, तो तुमने ये स्टैक का फॉर्मेशन कर लिया है। स्टैक पॉइंटर में कितना रखे हो, स्टैक पॉइंटर में कितना है 4000 है, और तुमने वो 4000 लोकेशन में कुछ डाटा को स्टोर किया है। अब मैं क्या करना चाहूंगा, पुश ऑपरेशन करना चाहूंगा, तभी जाके मेरा एक नया एलिमेंट आके ऐड होगा। अच्छा, ये याद रखो कि जो पुश ऑपरेशन या तो पॉप ऑपरेशन होता है वो 16 बिट के ऊपर काम करता है। ठीक है, मतलब एक साथ दो दो लोकेशन एक्सेस होता है। पुश हो रहा है मतलब दो लोकेशन एक साथ एक्सेस होगा। ठीक है, पॉप होगा भी तो एक साथ दो लोकेशन एक्सेस होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बेसिकली स्टैक के ऊपर एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे, तब हम डिटेल में उसको बताएंगे, प्रोग्रामिंग करते टाइम भी हम बताएंगे। लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसे समझो कि 8 बिट का डाटा एक बार पुश हो रहा है। ठीक है, तो एक ही लोकेशन एक बार में एक्सेस हो रहा है। तो जब मैं नया एक एलिमेंट को पुश करूंगा तो वो सपोज इस वाले लोकेशन में आएगा। तो अब मुझे बताओ एसपी के पास कितना होगा,
एसपी के पास तो होगा 4000, लेकिन अभी जब मेरा नया एलिमेंट पुश होके मेरा स्टैक में गया है, ये कौन से लोकेशन में होगा, 3999 वाले लोकेशन में होगा। तो इसका मतलब एसपी में मुझे क्या करना पड़ेगा, एसपी में से मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो एसपी होगा वो पॉइंट करेगा 3999 मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज करने के लिए एक लोकेशन मतलब 4000 में से 1 माइनस करने के लिए वो तो डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो डिक्रीमेंट करने के लिए ही ये डीसीआर ऑपरेटर मेरा काम आता है, जो कि मेरा स्टैक पॉइंटर को एक डिक्रीज करके फिर से उसको अपडेट करता है। तो ऐसे हिसाब से मेरा स्टैक पॉइंटर भी तुमको अभी इस वीडियो लेक्चर में समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। अगर कोई नया एलिमेंट तुम फिर से एंटर कराना चाहते हो, पुश करना चाहते हो, तो वो कौन से लोकेशन में आएगा, 3998 वाले लोकेशन में आएगा। ओके, 8 बिट का मान लेते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं स्टोर किया जाता है, बेसिकली डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस तो बेसिकली हमारे मेमोरी में एज ए प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो स्टैक में बेसिकली हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक, तो 3998 लोकेशन में मेरा न्यू डाटा एंटर किया है। ठीक है, 8 बिट का डाटा एंटर किया है। तो अब मुझे बताओ एसपी को मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके एसपी का जो न्यू वैल्यू होगा वो 3998 होगा। तो ड्यूरिंग पुश ऑपरेशन एसपी इज ऑलवेज डिक्रीमेंटेड बाय 1 फॉर एवरी पुश ऑपरेशन। ऐसा समझ लो कि फॉर एवरी पुश ऑपरेशन एसपी इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि एक्चुअल में क्या होता है कि 16 बिट का डाटा आता है, तो एक साथ दो लोकेशन मेरा क्या होता है, एक्सेस होता है। तो इसका मतलब एसपी को बेसिकली 2 से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। एवरी टाइम यू डन ए पुश ऑपरेशन एसपी को 2 से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसे सोच लो कि 8 बिट का डाटा एक बार एंटर कर रहा है, पुश हो रहा है, और इससे मेरा एसपी जो है एक ही बार डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसपी से एक ही माइनस होके वो अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो एसपी का न्यू वैल्यू हो जाएगा 3998। तो ऐसे करके मेरा स्टैक काम करता है। तो अगर मुझे ये एलिमेंट का एड्रेस लोकेशन पता होगा तो मैं ऑब्वियसली बाकी सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ, सिर्फ एक माइनस करके स्टैक पॉइंटर को एक माइनस करूं या तो एक प्लस करूं, तो ऐसे करके मैं कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली जब मुझे अगर ये वाला एलिमेंट का एड्रेस लोकेशन पता है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, एसपी का वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दूंगा और वो वाला लोकेशन में जो डाटा होगा उसको एक्सेस कर दूंगा। फिर उसको ये वाला डाटा अगर मुझे चाहिए होगा तो एसपी में से फिर से मैं क्या करना है, एक ऐड करना है, तो 4000 हो जाएगा और उस लोकेशन में जो भी डाटा होगा उसको एक्सेस कर देना है। तो ऐसे मेरा एक्सेस करना जो होगा, डाटा को ट्रेस करना, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर डाटा को स्टोर किए हो इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैक तो बहुत इजी हो जाता है एज कंपेयर टू रैंडम फैशन में अगर डाटा को स्टोर किए हो। ठीक है, तो मेमोरी में प्रोग्राम होता है, मेमोरी में तुम्हारा रैंडम फैशन में डाटा भी हो सकता है और कुछ डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप में जो मैसेज आते हैं वो मैसेज बेसिकली रैंडम होते हैं कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा होता है। ठीक है, लाइक योर जीमेल्स, अगर तुम जीमेल खोले होगे तो तुम देखे होगे कि एक मैसेज के बाद एक मैसेज जो आता है वो बेसिकली अगर 1 2 3 4 ऐसे करके मैसेजेस आए होंगे, तो तुम जब ओपन करते हो वो तुमको 4 3 2 1 फैशन में मैसेज दिखाता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो लास्ट आया होगा वो फास्ट आउट होता है, लास्ट इन फास्ट आउट फैशन में मेरा स्टैक काम करता है। जो लास्ट में इन होता है उस वही फर्स्ट आउट होता है, जो लास्ट में इन होता है वही फर्स्ट आउट भी होता है। जैसे कि मैं तुमको वो शटल का डब्बा लेके बता रहा था, तो जो शटल तुम लास्ट में पुट करोगे वही फर्स्ट आउट भी होगा कि नहीं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल में मेरा स्टैक काम करता है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, लाइक योर मैसेजेस यू गेट, the SMS you get that is also in a form of a stack, वो उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल होता है। जीमेल अगर ओपन करते हो, जो जीमेल में तुमको आता है वो भी जो जीमेल्स आते हैं वो सारे एक स्टैक के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं स्टैक के बारे में। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है स्टैक का, वो ये डाटा स्टोर करने का नहीं होता है, वो रिटर्न एड्रेस स्टोर करने का होता है, जो कि मैं तुमको तब बताऊंगा जब मैं सब रूटीन के बारे में तुमको डिस्कस करूंगा। तब मैं बताऊंगा कि जब नेस्टेड होते हुए हम मूव करते हैं, नेस्टेड लूप में मूव करते हैं, तो कैसे रिटर्न एड्रेस को हम स्टैक में स्टोर करते हैं और उसी रिटर्न एड्रेस को जो स्टैक से हम निकाल के फिर से कैसे मेन प्रोग्राम में रिटर्न आ सकते हैं। तो वो हम थोड़ा और
पढ़ने के बाद ही बताएंगे, अभी बताएंगे तो वो बाउंस चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने आर्किटेक्चर में तुमको सारा इंफॉर्मेशन बता दिया कि मेमोरी में डाटा जो होते हैं वो रैंडम फैशन में भी स्टोर हो सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड फैशन में भी स्टोर होते हैं। ठीक है, अगर तुम फोटो क्लिक करते हो तो सारा फोटो जाके तुम्हारा किस में स्टोर होता है, जो इमेज फोल्डर होता है तुम्हारे फोन में वो इसमें स्टोर होता है। तो उसमें बेसिकली जो लेटेस्ट क्लिक किया गया फोटो होता है वही तो फर्स्ट अपीयर होता है ना। तो जो पुराने महीने का फोटो होते हैं वो बहुत ही पीछे रहते हैं, तो वो भी बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फैशन में ही डाटा आते हैं, क्योंकि एक फोल्डर में ही तुमको मिलता है सारा फोटो। बिखरा हुआ तो नहीं मिलता है, तुमको ढूंढना तो नहीं पड़ता है मेरा फोटो कहाँ पे स्टोर हुआ, अभी मैंने जो क्लिक किया था। तो इसका मतलब वो रैंडम स्टोर नहीं होते हैं, वो स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं उसमें तुम देखे होगे लास्ट इन फर्स्ट आउट फैशन नहीं होता है, मतलब जो पहले जो अभी क्लिक किया हो वो बेसिकली ऊपर में ही होता है कि नहीं। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं स्टैक्स के बारे में। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के बारे में आई थिंक पूरा लेक्चर वीडियो कंप्लीटेड हो गया। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। आर्किटेक्चर का मतलब ही होता है अंदर का बनावट, आर्किटेक्चर का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर किस किस कंपोनेंट्स पे बना होता है, एएलयू, फ्लैग्स, जनरल पर्पज रजिस्टर्स, ये सारे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर। ठीक है, ओके, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज स्टैक पॉइंटर? स्टैक पॉइंटर बेसिकली टॉप ऑफ द स्टैक में जो एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस लोकेशन होगा उसको कैरी करता है स्टैक पॉइंटर। व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब ये प्रोग्राम के बारे में बोल रहे हैं, प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन होता है उनके बारे में ये एड्रेस, उनका एड्रेस को बेसिकली प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया जाता है। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बेसिकली यू फाउंड इन द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, आईसीआर डीसीआर ये समझ में आ गया, कभी मुझे इंक्रीमेंट करना होता है तो कभी डिक्रीमेंट करना होता है इन केस ऑफ स्टैक, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। और प्रोग्राम काउंटर को तो हम हमेशा इंक्रीज ही करते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर तो हमेशा इंक्रीज होता है, तो उसको भी करने के लिए बेसिकली मैंने प्रोग्राम आईसीआर डीसीआर का हेल्प लेना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो 16 बिट का। ठीक है, क्यों 16 बिट का? क्योंकि एड्रेस लेके उसको इंक्रीज करता है ना, तो एड्रेस 16 बिट का है तो वो उसको जब लेके आएगा खुद के पास तो वो भी 16 बिट का होना चाहिए, तभी जाके उसको लेके आ पाएगा। उसमें एक 1 ऐड करेगा या तो सब्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट को डिपेंड कराएगा। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो बेसिकली वो पीसी में ही अपडेट होगा, है कि नहीं, सॉरी स्टैक पॉइंटर में अपडेट होगा। और इंक्रीज हो रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है, एसपी में भी हो सकता है, पीसी में भी हो सकता है। अगर स्टैक रिलेटेड ऑपरेशन सच में तुम्हारा है प्रोग्राम में, स्टैक रिलेटेड ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली आईसीआर डीसीआर दोनों हो सकता है, डिपेंड कर रहा है पुश कर रहे हो कि पॉप कर रहे हो। और स्टैक का यूज नहीं भी किया हो, अगर तुम्हारा स्टैक यूज नहीं हुआ है तो बेसिकली स्टैक पॉइंटर को ऑब्वियसली तुम स्टैक पॉइंटर को तो यूज नहीं करोगे उस टाइम, प्रोग्राम काउंटर को तो ऑब्वियसली यूज किया जाएगा, वो इंक्रीज होता रहेगा। बिकॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के टाइम एवरी इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसका एड्रेस मुझे प्रोग्राम काउंटर में चाहिए। तो अगर तुम्हारा स्टैक रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन नहीं है तो नो नीड ऑफ स्टैक पॉइंटर, नो नीड ऑफ डीसीआर ऑपरेशन, बट दिस पीसी प्रोग्राम काउंटर नीड्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन पीसी को इंक्रीज किया जाता है कि नहीं, तो उस हिसाब से तुम समझ सकते हो। अच्छा, ये जो WZ इंस्ट्रक्शन है, WZ, ये WZ बेसिकली हमारे लिए नहीं होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर खुद यूज करता है। ठीक है, तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर खुद ये WZ रजिस्टर्स को यूज करता है, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन होता है XCHG, मतलब एक्सचेंज। ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो दो रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। कौन से दो रजिस्टर पेयर? DE एंड HL। ये जो जो रजिस्टर पेयर होते हैं एज ए पेयर या 16 बिट डाटा को स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। तो मान लेते हैं कि मेरा DE में 1352 ये वाला नंबर स्टोर है, HL में 5367 ये नंबर मेरा स्टोर है। ये 16 बिट का नंबर हुआ, ये भी 16 बिट का नंबर हुआ हेक्साडेसिमल में। तो DE में कितना है 1352, HL में कितना है 5367, एंड आई वांट टू एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ दिस टू रजिस्टर पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि DE के पास आ जाए 5367, HL के पास चला जाए 1352, तो यही होता है एक्सचेंज ऑपरेशन। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो DE में जो कंटेंट होगा और HL में जो कंटेंट होगा वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये एक्सचेंज करने के लिए मुझे एक सेपरेट 16 बिट का
रजिस्टर पेयर चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। देखो मान लो कि मेरे पास ऑरेंज जूस है और मेरे पास मैंगो का भी जूस है, ऑरेंज जूस मैंगो जूस। अच्छा मैं चाहता हूं कि ये वाले कंटेंट को इसमें डाल दूं और ये वाले कंटेंट को इसमें डाल दूं, तो इसके लिए मुझे एक खाली सा एक ग्लास चाहिए होगा कि नहीं। अगर मैं वो खाली सा ग्लास नहीं लेके आऊं तो ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो वो खाली सा ग्लास क्या करेगा कि पहले ऑरेंज जूस को हम डालेंगे खाली वाले ग्लास में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैंगो जूस को डाल देंगे इसमें और इसमें डाल देंगे इसका कंटेंट। तो ये दोनों एक्सचेंज हो गए और ये लास्ट में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे होगा। ये जो WZ रजिस्टर पेयर है वो 16 बिट का है, ये इसको काम करेगा, इसके ऊपर काम करेगा। कैसे, पहले तो क्या होगा, DE रजिस्टर का कंटेंट जो होगा वो WZ रजिस्टर में जाएगा, म्यूपी खुद लेके उसमें डाल देगा WZ रजिस्टर में, म्यूपी कर रहा है ये काम, ठीक है। DE रजिस्टर का कंटेंट WZ में आ गया तो D खाली हो गया, तो इससे क्या होगा, HL रजिस्टर में जो कंटेंट होगा वो D में आ जाएगा और उसके बाद WZ का रजिस्टर में जो कंटेंट होगा वो HL में डाल दिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों रजिस्टर्स का जो कंटेंट हो वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये था एक एग्जांपल कैसे मेरा WZ रजिस्टर को माइक्रो प्रोसेसर खुद में ही यूज करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं होगा कि डी रजिस्टर का जो कंटेंट है वो म्यूपी, अच्छा ये WZ रजिस्टर नहीं यूज करके हम तो ऐसे ही पूछ सकते थे कि सर अगर हम डी का रजिस्टर का कंटेंट BC में डाल दें और उसके बाद HL का कंटेंट डी में डाल के BC का कंटेंट फिर से HL में डाल देंगे तो भी तो मेरा रिवर्स हो जाएगा या तो एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ये BC रजिस्टर जो होगा, ये सारे रजिस्टर जो हैं हमारे ये जनरल पर्पज रजिस्टर हैं। मान लो कि मेरा प्रोग्राम है BC रजिस्टर में मैं पहले से कुछ डाटा स्टोर करके रखा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक्सचेंज ऑपरेशन करूंगा तो क्या होगा, BC के ऊपर वो आ जाएगा तो ऑब्वियसली BC का जो कंटेंट होगा वो इरेज हो जाएगा, तो इससे मेरा लॉस होगा कि नहीं डाटा का। तो इसीलिए BC रजिस्टर को यूज नहीं किया जाता है, WZ रजिस्टर को यूज किया जाता है, वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में होता है तो उसको वो यूज करके ये एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। अगर मैं BC रजिस्टर को यूज करूंगा फॉर द एक्सचेंज पर्पस तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा मेरा BC रजिस्टर पेयर में पहले से स्टोर हुआ होगा तो वो इरेज हो जाएगा, दैट आई डजंट वांट, ओके। फॉर दैट पर्पस WZ रजिस्टर एक डेडिकेटेड रजिस्टर होता है, टेम्पोररी रजिस्टर, जो कि ये सारा काम कर सकता है। इसका और भी बहुत सारे यूजेस है, ये बस एक एग्जांपल था WZ रजिस्टर को समझने के लिए। बाकी इसका जो यूज है वो हम जब प्रोग्राम्स करेंगे तब हम इसका और भी 2-4 यूज देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोगों का आर्किटेक्चर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर listening.